जोहार। आज से हम शुरू करते हैं झारखंड जेटेट को पढ़ना। आज हम लोग शुरू करेंगे शुरू से, जहां हम लोग देखेंगे बाल मनोविज्ञान सीडीपी। तो इसके बहुत बहुत से बेसिक 100 क्वेश्चंस मैंने आज लिया है और हम लोग इसे देखेंगे एकदम रैपिड तरीके से। ये रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करेंगे। शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन से। बाल मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? सिंपल क्वेश्चन है। केवल शरीर के बालक के शरीर का, बालक के मन और स्वभाव दोनों का, केवल बालक की बुद्धि का, या केवल बालक के व्यवहार का? तो सिंपल है, ये बालक के मन और स्वभाव दोनों का अध्ययन है। इस पे नहीं भी रटेंगे इन सब चीज़ों को तो आप आंसर कर सकते हैं। कैसे? सीडीपी का को सॉल्व करने का एक सिंपल फार्मूला है कि जिस भी क्वेश्चंस में आप देखें कि जो जो ऑप्शन रहे, जो बिल्कुल पॉजिटिविटी, जो ऑप्शन पॉजिटिविटी की ओर संकेत करे, हमेशा आंसर वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन एग्जाम ये नहीं आएगा, खैर देख लीजिए, है ना। चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं। सिंपल है, आगे बढ़ेंगे। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शंस: बालक के मन और व्यवहार, केवल विद्यालय, केवल परिवार, केवल समाज। सिंपल देखेंगे आप लोग ऑप्शंस में, जहाँ भी केवल केवल ऑप्शन यूज होगा कभी भी वो आंसर नहीं रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ सीडीपी के लिए। जहाँ भी केवल कोई भी ऑप्शन देखेंगे जो जहाँ पे लगे कि यहाँ थोड़ा नेगेटिव बात हो रहा है, नकारात्मक बात हो रहा है, हमेशा वो आंसर नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पे देखिए बालक के मन और व्यवहार दोनों से, ये आपका आंसर है। हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी से। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बालक के अध्ययन का क्षेत्र पहले किस अवस्था से किस अवस्था तक माना जाता था? पहले शुरुआत में, जब शुरू हुई सीडीपी का अध्ययन, तो जन्म से वृद्धावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था, फिर शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था, और किशोरावस्था से वृद्धावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भावस्था से किशोरावस्था। बाद में फिर इसको गर्भावस्था से लेके इसको शिशुअवस्था तक ले जाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक समय में बाल मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? बाल विकास, सामाजिक मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान और वृद्ध मनोविज्ञान ना। सिंपल इसको हम लोग देखेंगे, इसे बाल विकास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यहाँ भी वही फॉर्मूला काम आएगा, केवल केवल केवल। जहाँ भी केवल ऑप्शन रहे कभी भी वो आंसर नहीं होगा ना। तो बालक के मन और व्यवहार दोनों को समझना। यहाँ पे आप लोग हर जगह देखेंगे मनोविज्ञान का मतलब सिर्फ बालक का मन को समझना नहीं है, मन और व्यवहार दोनों को समझना है। और इसका जो अध्ययन है ये भी मन और व्यवहार दोनों का अध्ययन है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बालक की स्मृति का विकास तथा जीवन काल में परिस्थितियों से प्रेरणा का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शंस: बाल मनोविज्ञान से, समाजशास्त्र से, अर्थशास्त्र से, दर्शन शास्त्र से। क्वेश्चन सिंपल है, हम लोग यहाँ पे सीडीपी की बात करें तो सीडीपी से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब से मनाया जा रहा है? सबसे पहले पूरे विश्व में कब से ये शुरू हुआ मनाना? ऑप्शन है 1959, 1989, 1999, 1979। याद रखेंगे 1979 के टाइम। ट्रिक है, जब शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया था हमारी सरोजिनी नायडू, आई थिंक, है ना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ, 79, उसी समय आप इसे ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। बाल विकास को बाल मनोविज्ञान का कौन सा रूप कहा जाता है? ऑप्शन है प्राचीन रूप, आधुनिक या विस्तृत रूप, दार्शनिक रूप या सामाजिक रूप। तो ये हमारा आधुनिक या इसी को हम लोग विस्तृत रूप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 17वीं सदी तक बाल विकास के अध्ययन की कैसी महत्ता प्राप्त थी? ऑप्शन है बहुत अधिक, सामान्य, कोई विशेष महत्व नहीं, और वैज्ञानिक महत्व। ऑप्शंस, अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं भी पढ़े हुए होते तो मैं आपको आंसर कैसे करते मैं आपको बताता हूँ। बात यहाँ हो रही है 17वीं सदी की, बहुत पहले की, है ना। ये बात हो रही है 17वीं सदी की। तो तब तो आप देख, ये यहाँ पे ऑप्शंस को ऐसे हटा सकते हैं कि बहुत अधिक तब ये विकसित नहीं हुई होगी, है ना, या फिर सामान्य, या फिर वैज्ञानिक महत्व। देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन जो है, इन तीनों के अलावा एक ऑप्शन जो है जो अलग दिख रहा है ना, और बात बहुत पहले की हो रही है।
तो इसका तब कुछ विशेष महत्व नहीं रहा होगा ना। ऐसे ऐसे करके आप बिना पढ़े हुए भी आप रहे होंगे तो इसे आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में बालक के अध्ययन के लिए कौन प्रयासरत रहे? ऑप्शन है केवल वैज्ञानिक, दार्शनिक, केवल शिक्षक, केवल चिकित्सक। यहाँ पे फिर से केवल वाला ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। जहाँ भी सिर्फ केवल दिखे कभी भी वो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आपने देखा होगा केवल 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 करके 3 ऑप्शंस को अलग बना दिया गया है, तो चौथा जो ऑप्शन होगा ऑटोमेटिक वो आंसर हो जाएगा ना। तो हमेशा कभी भी अध्ययन की बात हो जाए, शुरू की जाए, तो दार्शनिक ही शुरू करते हैं ना, फिलोसोफर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्लेटो ने किस तथ्य को स्वीकार किया था? विद्यालय प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं होता, नेगेटिव दिख रहा, आंसर नहीं होगा, याद रखेंगे। विद्यालय प्रशिक्षण का बालक की व्यवहारिक दक्षताओं पर प्रभाव पड़ता है। केवल परिवार, केवल अनुवांशिक। देखिए 2 ऑप्शन से जहाँ पे केवल है और तीसरा ऑप्शन है जो नेगेटिविटी की ओर इशारा कर रहा है, वो आंसर नहीं होगा ना। तो विद्यालय प्रशिक्षण का बालक की व्यवहारिक दक्षता पर प्रभाव पड़ता है। अगर इसे याद करने की अगर ट्रिक को आप समझ जाएं, जहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स नहीं है ना, फैक्ट्स को मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ। जैसे वो क्वेश्चन था 1979 वाला, तो वो फैक्ट है, उसको आपको रटना ही पड़ेगा। लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, उनको आप इजीली आप बाकी 3 ऑप्शंस को हटा के चौथे को आप टिक कर सकते हैं। प्लेटो का जन्म किस अवधि माना जाता है ना, ये फैक्ट है, ये रटने की चीज़ है, इसे आप लोग रटना ही पड़ेगा ना। 427 से 344 ईसा पूर्व ना, ये आंसर है। आगे बढ़ेंगे। प्लेटो ने किस पुस्तक में विद्यालय प्रशिक्षण के प्रभाव को स्वीकार किया है? रिपब्लिक, स्कूल ऑफ इन्फेंसी, ऑर्बिस पिक्टस और बायोग्राफिकल स्केच, है ना। तो इसका आंसर है रिपब्लिक। बुक का नाम है रिपब्लिक, प्लेटो रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार विद्यालय प्रशिक्षण का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? ऑप्शन हैं केवल शारीरिक, केवल भावना, केवल सामाजिक। नहीं ना, केवल वाला ऑप्शन आप समझ चुके हैं अभी तक। जो केवल होगा कभी भी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर है व्यवहारिक दक्षताओं पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जॉन अमोस कार्मेनिस ने किस वर्ष स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी? ये फैक्ट है, आपको इसे रटना पड़ेगा, अच्छे से रट लेंगे चीज़ों को। 1628, 1657, 1659 और 1674, है ना। सॉरी 1774, 1774। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1657। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्कूल ऑफ इन्फेंसी किससे संबंधित है? विधि शिक्षा, बचपन की शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। यहाँ पे 3 ऑप्शंस है जो आपको ओट दिखेंगे ना। खैर अगर थोड़ा सा इंग्लिश जानते हैं तो इन्फेंसी का मतलब बच्चा ही होता है ना, तो बचपन की शिक्षा। आगे बढ़ेंगे। कार्मेनियस ने लगभग कितने वर्षों के अथक प्रयास से स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की? है फैक्ट है, इसे रटना पड़ेगा आपको। 10 साल, 19 साल, 29 साल और 39 साल। महात्मा बुद्ध जो थे 29 साल की अवस्था में अपने घर छोड़कर गृह त्याग कर चुके थे। ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे कि 29 साल अथक प्रयास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कार्मेनियस ने की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम कौन सा है? कौन सी बुक उनकी लिखी हुई थी? रिपब्लिक, ऑर्बिस पिक्टस, माइंड ऑफ द चाइल्ड और मोरल जजमेंट। तो इसका आंसर है ऑर्बिस पिक्टस। सभी इसको आप अगर आप अच्छे स्टूडेंट होंगे तो आप क्या करेंगे, जितने भी जो फेमस राइटर्स हैं उनके लिखे हुए जितने बुक्स हैं सभी को एक जगह आप लिख के रखेंगे रिवीजन करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। ऑर्बिस पिक्टस किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन हैं 1628, 1657, 1659, 1774। ऑप्शन नंबर बी, आई थिंक 1659। आई एम रियली सॉरी, मैं किसी और बुक में चला गया था। इसका आंसर होगा 1659। ऑर्बिस पिक्टस में किसका विवरण दिया गया है? केवल खेलों का, केवल किशोरों का, केवल शिक्षक प्रशिक्षण का और बच्चों के शैक्षिक विकास का। केवल 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 जहाँ दिखे उसे आप लात मार के बाहर निकाल सकते हैं। जो बाकी ऑप्शन बचेगा वो आपका आंसर वही रहेगा ऑलवेज। ऑर्बिस पिक्टस में बच्चों की शिक्षा को किस माध्यम से आकर्षक बनाया गया है? ऑप्शन भाषण से, या खेल से, या संगीत से, या चित्रों से। यहाँ पे एक ऑप्शन को आप इजीली हटा सकते हैं, एक ऑप्शन को तो इजीली हटा सकते हैं ना, भाषण वाले को। जब बच्चों को आपको पढ़ाना है, अगर आप खुद भी आप अभी एक टीचर होंगे, पैरा टीचर होंगे, या फिर किसी भी तरह से आप टीचर होंगे, बच्चों को पढ़ाते होंगे, फ्यूचर में आप गवर्नमेंट टीचर बनने वाले हैं,
तो जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप खुद में सोचिए, बहुत सारी चीज़ों का ऐसी होती हैं कि आप खुद में चीज़ों को अज्यूम करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे लाइक 1 to 5 के बच्चों को, तो उन बच्चों को कैसे समझाएंगे आप? क्या आप भाषण दे के बच्चों को समझा सकते हैं इसका आंसर होगा? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों को समझाने के लिए क्या होता है? खेल और चित्र और संगीत। संगीत लेट से आएगा। संगीत कहाँ पे आएगा? या तो 6 to 8 के बच्चों के लिए या फिर उससे ऊपर के बच्चों के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप डाउट भी होता आपको, 2 चीज़ों पे होता, चित्र और खेल। तो आपने देखा होगा अगर आप 1 to 5 के टीचर बन रहे हैं, बहुत प्राइमरी टीचर बन रहे हैं, LKG UKG के अगर आप टीचर होंगे हैं, तो आपने क्या देखा होगा कि जो बच्चों की जो बुक्स होते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं ना। पिक्चर्स चित्र बना बना के वहाँ पे चीज़ों को दिखाया जाता है, क्योंकि बच्चे जो चीज़ें देखते हैं वो चीज़ें समझते हैं ना। अगर बच्चों को आपको बार बार रटाएं ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, बच्चे उसे याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर ई से अगर आपने ई लिखा और ई के सामने अगर आपने यहाँ पे एक एलिफेंट बना दिया, तो क्या होगा? बच्चे इजीली उसे देख के सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, राइट। हाँ, तो बच्चों को चित्र, अगर प्राइमरी की बात हो जाए तो बच्चों को चित्र दिखा के आकर्षक बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा अभी प्राइमरी स्कूल्स के जो बुक्स होते हैं बहुत कलरफुल होते हैं, इसलिए जो बुक्स होते हैं काफ़ी महंगे भी होते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कार्मेनियस की पुस्तक में मुख्य विषय वस्तु को किससे जोड़ा गया है? ऑप्शंस हैं, केवल प्रयोग से, चित्रों से, कहानियों से, कविताओं से ना। केवल वाले ऑप्शन को कभी भी आप आंसर नहीं करेंगे, याद रखेंगे। केवल वाले ऑप्शन को कभी भी आंसर नहीं करेंगे। जो ऑप्शन नेगेटिविटी की ओर इशारा करे कभी भी आंसर नहीं होता ना, तो ये तो ऑटोमेटिक आंसर नहीं होगा। अभी तक आपने देखा कार्बनियस की बात हो रही है, तो अभी हमने देखा था चित्र से बेटर समझते हैं बच्चे अभी वीडियोज़ के थ्रू। बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है प्लेटो, कार्मेनियस, पेस्टोलॉजी और टाइडमैन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाइडमैन। ये रटने वाली बात है, इसे आप लोग अगर ये क्वेश्चंस बहुत नए आपके लिए हो रहे हैं तो चीज़ों को तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसे रख सकते हैं अपने पास। बाकी PDF में आपको दे दूंगा, शेयर कर दूंगा सबको फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस शताब्दी में प्रस्तुत किया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं और 20वीं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, 18वीं 18th ऑफ सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेस्टोलॉजी में ने बालक के किस विकास का विवरण किस वर्ष प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है 1774, 1784, 1887 और 1893। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा आपका 1774, जब सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट बना हमारा भारत का सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में। याद है? उसी से आप लोग ट्रिक ऐसे जोड़ सकते हैं। कहीं से पढ़े हुए चीज़ों को आप ट्रिक रूप में बाकी चीज़ों को जोड़ के आप याद रख सकते हैं। ऐसे ही मैं भी याद रखता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसे ही याद करोगे। ऐसे में चीज़ें जो है वो लंबे समय तक आपको याद रह जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेस्टोलॉजी का विवरण किस पर आधारित था? ऑप्शन हैं अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र पर, अपने विद्यार्थी पर, अपने भाई पर, अपने शिक्षक पर। हाँ, तो इन्होंने जो रिसर्च किया था वो अपने बेटे पर ही किया था। एक और मैं यहाँ पे ट्रिक बताऊँ आपको चीज़ों को सही करने का। अभी झारखंड में आपने एक ट्रेंड देखा होगा, फ़िलहाल हमने JPSC दिया था, उससे और भी आगे पीछे जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, रिसेंट में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा जो क्वेश्चंस हैं वो ChatGPT से सेट कराई जा रही है, राइट। आप लोग सभी लोग एग्री करेंगे मेरे बात से। हाँ, तो जो ChatGPT से जो क्वेश्चन सेट कराए जा रहे हैं, आप लोग देखेंगे कि 3 ऑप्शंस होते हैं वो छोटे होते हैं और एक ऑप्शंस होता है वो बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो अधिकतर केसेस में, मैं अधिकतर बोल रहा हूँ, 100% नहीं, 95% केसेस पर आप लोग देखेंगे जो सबसे लंबा जो ऑप्शन होता है ऑलवेज वो आंसर वही होता है। ऑलमोस्ट टाइम पर, नॉट ऑलवेज, ऑलमोस्ट टाइम पर जो सबसे लंबा ऑप्शन होता है वही आंसर होता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा सबसे लंबा ऑप्शन ये है ना, तो यही आंसर होगा। ऐसे भी अगर मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि मैं आपको चीज़ें रटवा दूंगा, लेकिन भी जो नई चीज़ें जो एग्ज़ाम हॉल में आपको फेस करनी पड़ी तो उनको ऐसे आंसर करेंगे आप।
नेक्स्ट है पेस्ट्रोलॉजी का विवरण किस नामक डायरी पर आधारित है, इनकी डायरी का नाम क्या है? बेबी बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी, बाल जीवनी, दो बार ऑप्शन ये हो गया है, सॉरी। चाइल्ड स्टडी और माइंड ऑफ चाइल्ड, इसका आंसर है बेबी बायोग्राफी। ए बोले बी बोले दोनों सेम ऑप्शन है, राइट। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डॉक्टर टाइडमैन ने बालक के विकास का अध्ययन किस माध्यम से किया था? ऑप्शंस प्रयोगशाला से, विद्यालय से, प्रश्नावली से या अपने पुत्र के विकास के निरीक्षण से। जो पहले के जो दार्शनिक होते थे, जो रिसर्चर होते थे, वो अपने बेटे को ही हलाल करते थे ना, तो सारे लोग अपने बेटों पर ही रिसर्च करके चीज़ें समझ रहे थे। अच्छी भी बात है ना, क्यों किसी दूसरे के बच्चों को हलाल करना, अपने ही बच्चों पर रिसर्च किया जाए, सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डॉक्टर टाइडमैन किस देश के चिकित्सक थे? ये फैक्ट है, आपको इसे रटना होगा। ऑप्शंस हैं इंग्लैंड के, जर्मनी के, अमेरिका के, फ्रांस के। एक बंदा था, आप लोग याद करेंगे, उनका नाम था हिटलर। इस पर याद करने की क्या बात है, मैं कोई तो बात नहीं बोल रहा हूँ। ये बंदा बहुत टाइट था, है कि नहीं? ये बंदा बहुत टाइट था, उससे आप लोग ट्रिक जुटा सकते हैं। वो जर्मनी का था। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था। इतने कहानी के बाद आप लोग याद कर चुके होंगे। बंदा जो बहुत टाइट था वो जर्मनी का था ना, हिटलर जर्मनी का था। कभी हार नहीं माना था उसने। डॉक्टर टाइडमैन ने बालक के शारीरिक और मानसिक विकास का विवरण किस वर्ष दिया था? ऑप्शंस 74, 84, 87, 1893। इसका सही आंसर है 1784। आगे बढ़ेंगे, 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस। भारत देखेंगे हम लोग, चीज़ें हाँ, बाकी रिसर्च की चीज़ों में हम लोग थोड़ा पीछे रहते हैं ना, तो इससे आप लोग भारत को खैर एलिमिनेट कर दीजिएगा। आई थिंक शुरू में हम लोग भारत ने हमने बहुत सी चीज़ें विश्व को दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हम लोग बहुत पीछे भी रहे हैं ना। हाँ, तो इससे चीज़ों को एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं। तो आपने भारत को एलिमिनेट कर दिया, जर्मनी को भी एलिमिनेट करेंगे क्योंकि वो बाद में आई थी ना। फ्रांस और अमेरिका में यहाँ पे आपको डाउट होगा, इसका सही आंसर है अमेरिका ना। बहुत चीज़ें जहाँ पे कुछ भी ना आपको सूझे तो आप लोग अमेरिका सीधे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे 1 to 5 में, आई थिंक मोर चांसेस इसके हैं, तो ये आंसर आपका हो सकता है स्टेनले हॉल, जीन पियाजे, गैलेस और टाइडमैन। बहुत सारे लोग इसे जीन पियाजे टिक करेंगे, इसका सही आंसर है स्टेनले हॉल। ओके, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्टेनले हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1887, 1893, 1909 और 1926। याद रखेंगे स्टेनले हॉल है ना, स्टैंड से लग रहा है ना तार, एक वर्ड है ना, स्टैंड यानी कि लग रहा है ना तार, वायर। तो 1893 में मैं ऐसे ही ट्रिक से याद करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मैं सभी को ऐसे ही ट्रिक से पूरी चीज़ें रटवा दूंगा। तो 1893 में अभी जो आपने देखा होगा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो 1893 में ही वो खींची गई थी ना, तो उससे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। स्टेनले हॉल ने किन संस्थाओं की स्थापना में योगदान दिया था? ऑप्शंस हैं चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, और ऑप्शन नंबर सी है दोनों ना। तो जहाँ दोनों रहेंगे इजीली आप लोग वहाँ पे उसको टिक कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी का हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं बाल कल्याण संगठन, बाल अध्ययन समिति, बाल शिक्षा परिषद, बाल मनोविज्ञान समिति। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। हाँ, हिंदी अनुवाद करने के लिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, अगर आ जाएँ तो फिर बल्ले बल्ले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस का अर्थ क्या है? ये भी इजी क्वेश्चन है, बाल कल्याण संगठन। आगे बढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन को टाइम नहीं देना है।
स्टेनले हॉल ने किस प्रकार की रचनाएं भी तैयार की थी अपार्ट देन देयर बुक्स? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया। तो हॉल साहब ने बहुत सारे बायोग्राफीज़ भी लिखे थे ना। बायोग्राफीज़ मतलब दूसरी की जीवनी लिखनी, और ऑटोबायोग्राफी खुद की जीवनी लिखनी है ना। तो इन्होंने दूसरों की जीवनियाँ भी लिखी थी, बायोग्राफीज़ लिखी थी। राइट, आगे बढ़ेंगे। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग कब हुई थी? लगभग कब हुई थी? 1900 में, 1920 में, 1930 में, 1950 में। इधर गांधी जी तैयार हो रहे हैं, इधर गांधी जी तैयार हो रहे हैं सॉल्ट मार्च करने के लिए, नमक यात्रा के लिए, और इधर जो है भारत में विकास, बाल विकास का अध्ययन का शुरुआत हो रहा है। वाह, ऐसे ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं ना, 1930 के समय। बाकी मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने 2-4 प्यारे कमेंट इस वीडियो के नीचे करेंगे, और ये श्योर करेंगे कि आपने चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब किया है। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक जो है मुझे मोटिवेट करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, मैं खुल के बोलूँ, मुझे सपोर्ट करेगा डिजिटल बोर्ड पे आने के लिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि डिजिटल बोर्ड में आने के बाद भी जो क्लासेस होंगी, कंप्लीट क्लासेस जेटेड के लिए, वो फ्री ही रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगी डिजिटल बोर्ड में आने के बाद। सो आपका एक लाइक और एक शेयर जितने भी लोग पढ़ते हैं जेटेड के लिए आपके साथ, सबको वीडियो अगर आप लोग शेयर कर रहे हैं तो मुझे हेल्प करेगा कि मैं जल्दी से डिजिटल बोर्ड सेटअप के साथ आपके सामने आऊँ और कंप्लीट जेटेड की तैयारी आपको फ्री में कराऊँ। सिर्फ सीडीपी नहीं, बल्कि बाकी सभी सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग किस विश्वविद्यालय से हुई थी? लगभग, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, लगभग नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय। सही आंसर है कलकत्ता विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होते रहता है। यह परिभाषा किसकी है? कुछ इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है उसे आप लोग एक जगह लिख लेंगे ना, वो एक जगह लिख लेंगे, काफ़ी हेल्प करेगा। और उम्मीद करता हूँ कि उससे 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में फाइनल। हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, क्रो एंड क्रो और वुडवर्थ। तो ये जो परिभाषा दी हुई है ये जेम्स ड्रेवर के द्वारा दी हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास किस दिशा में होता है? ऑप्शन है किसी निश्चित लक्ष्य की ओर, किसी भी दिशा में, केवल पीछे की ओर, केवल शारीरिक दिशा में ना। तो अभी तक आप इतने तो समझदार हो चुके हैं कि केवल ऑप्शंस को आप लोग हटा भी सकते हैं, मतलब हटा ही सकते हैं ना, सॉरी हटाना ही है ना। तो केवल ऑप्शंस को आप लोग हटा देंगे, राइट। फिर है किसी भी दिशा में। तो विकास का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी दिशा में विकास हो जाए ना। आप लोग चाल और गति वाला चाल और वेग बेहतर आप लोग समझ चुके हैं ना। तो किसी भी दिशा में जो बढ़े उसे विकास नहीं कहते ना, विकास होता है एक निश्चित दिशा में ना। तो निश्चित लक्ष्य की ओर जो बढ़े उसे ही विकास कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जेम्स ड्रेवर के अनुसार कोई भी जाति किस अवस्था तक परिवर्तित होती है? ऑप्शन हैं शैशव से बाल्यावस्था, भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था, किशोर अवस्था से वृद्धावस्था और बाल्यावस्था से किशोरावस्था। भ्रूण से लेके प्रौढ़ होने तक है ना, भ्रूण से लेके प्रौढ़ होने तक, सिंपल है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना। भ्रूण के समय से ही बच्चे जो होते हैं वो सीखना शुरू करते हैं। आपने बेहतर सुना होगा कि जो बच्चा होता है वो माँ के पेट से ही सीखना शुरू कर देता है, और जब तक बच्चा प्रौढ़ हो जाए तब तक वो सीखता ही रहता है ना। हम सभी लोग अभी भी तक सीख ही रहे हैं ना, प्रौढ़ होने तक भी। हाँ, तो ये ऑप्शंस जो है इसे इजीली आप लोग कॉमन सेंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं बहुत अधिक रटने वाली चीज़ें नहीं हैं। हरलॉक के अनुसार विकास की सीमा किस तक सीमित नहीं है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और केवल शैशवावस्था। क्या विकास जो होता है केवल शिशु के समय ही होता है, केवल बच्चे के समय होता है? इसका आंसर होगा आप लोग कहेंगे नहीं, तो यह आपका आंसर हो जाएगा ना। विकास जो होता है वो सिर्फ बच्चों में नहीं, ये प्रौढ़ होने तक भी विकास होता है, फॉर नो डाउट। हरलॉक के अनुसार विकास में क्या निहित रहता है? ऑप्शन है केवल वृद्धि, परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम, केवल शारीरिक परिवर्तन, केवल मानसिक परिवर्तन
ये केवल केवल वाला ऑप्शन से आप लोग पक चुके होंगे, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि जहाँ केवल मिले उसे हमें बाहर निकाल देना है, बाकी जो ऑप्शन बचेगा ऑटोमेटिक आंसर वही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी मैंने CDP शुरू किया है, आप लोग इसमें बेटर स्कोर करेंगे। हरलॉक के अनुसार विकास का परिणाम क्या होता है? नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं, केवल वजन में वृद्धि, केवल लंबाई में वृद्धि और केवल ज्ञान। केवल केवल रहेगा वो आंसर नहीं होगा ना, तो नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं आए उसे ही हम लोग विकास कहते हैं। और सबसे पहले ये बात किसने कहा था? तो हरलॉक ने कहा था ना। इस बात को आप लोग लॉक कर लीजिए अपने अपने माइंड पर। आगे बढ़ेंगे। वर्क के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान किस अवस्था से किस अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन करता है? हरलॉक साहब ने क्या कहा है? जन्म से वृद्धावस्था नहीं, पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक, है ना। यह आपका आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो। इसे आप लोग हिंदी में कौआ और कौआ नहीं कह सकते ना, इनका नाम ही था क्रो और क्रो, राइट। तो क्रो और क्रो के अनुसार बाल विकास किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? ऑप्शंस हैं केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, जन्म से वृद्धावस्था नहीं। सबसे लंबा ऑप्शन वाला ट्रिक यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि गर्भावस्था से प्रारंभ से किशोरावस्था तक प्रारंभ तक का विकास को हम लोग कहते हैं बाल विकास कहते हैं। ऐसा किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। यहाँ पे काम आता कौन सा ट्रिक? जो सबसे लंबा ऑप्शन हो यही ट्रिक। अगर ChatGPT से फिर से आयोग क्वेश्चन सेट करवाए तो 100% इसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं इस ट्रिक को। जो ऑप्शन सबसे लंबा होगा, सबसे अलग दिखेगा, सबसे ओड दिखेगा, ऑलवेज आंसर वही होगा, ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दी गई परिभाषाओं के आधार पर बाल विकास मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन है गर्भावस्था से परिपक्वता तक की अवस्था तक होने वाले विकास का, केवल जन्म, केवल विद्यालय, केवल किशोरावस्था। यहाँ पे तीनों केवल केवल को हटा सकते हैं। और चौथा ट्रिक ये भी मैंने आपको बताया कि जो सबसे लंबा रहेगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हम लोग 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे टोटल 100 क्वेश्चन। आपका सपोर्ट रहा तो कंप्लीट CDP, और सिर्फ कंप्लीट CDP नहीं, आपको 1 to 5 और 6 to 8 में जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं सभी सब्जेक्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं यूट्यूब में कंप्लीट कराऊंगा। अभी मैंने शुरू किया है फ़ोन पर ही। आगे जैसे आपके सपोर्ट से मैं प्रोग्रेस करूं तो कंप्लीट सिलेबस में आपको कराऊंगा डिजिटल बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास में किस पर अधिक बल दिया जाता है? ऑप्शन है विकास के विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर, केवल व्यवहार, केवल वातावरण, केवल से आप लोग इसे हटा के आप लोग जो नेक्स्ट जो बचेगा उसे आप लोग सही टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? बालक के व्यवहार का, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये बेसिक चीज़ें हैं, इस पर बहुत अधिक टाइम नहीं देनी है। बाल विकास में किन पर विशेष ध्यान दिया जाता है? विकास की प्रक्रिया पर, केवल केवल केवल, राइट। आप लोग समझ चुके होंगे। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन अपेक्षाकृत कम होता है? वातावरण के प्रभाव का, या व्यवहार का, या मन का, या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि मन का अध्ययन ही तो बाल मनोविज्ञान ना, मन का विज्ञान मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का ये भी सेम है, और व्यवहार का। हम आपने देखा होगा कि बच्चों का व्यवहार का अध्ययन ही तो मनोविज्ञान है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। ये एक है कि वातावरण का प्रभाव, इस एक्चुअल में ये भी जो प्रभाव होता है ये बच्चों के विकास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ जो बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं उनके मुकाबले इसका जो उसका जो रोल होता है थोड़ा कम होता है। ओके, तो इसका अध्ययन अपेक्षाकृत, ऐसा नहीं कि इसका अध्ययन नहीं है और या फिर इसका रोल नहीं है ना, इसका रोल बच्चों के विकास में है, लेकिन इसका जो अध्ययन है वो थोड़ा कम किया जाता है बाकियों के मुकाबले। आगे बढ़ेंगे। बाल विकास में किसका अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है? ऑप्शंस हैं वातावरण के प्रभावों का, केवल परीक्षा परिणाम का, केवल वाले ऑप्शंस को हटा देंगे तो ऑप्शन जो बाकी बचेगा वो आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
बाल मनोविज्ञान में बालक की किस चीज़ पर अधिक बल दिया जाता है? मनोवैज्ञानिक व्यवहार पर, या केवल शारीरिक वृद्धि, केवल लंबाई, केवल वजन? बाकी की 3 ऑप्शंस को हटाएंगे तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक आपका आंसर रहेगा। बाल विकास का अध्ययन किस अवधि तक किया जाता है? केवल गर्भावस्था तक नहीं, केवल शैशव तक नहीं, केवल विद्यालय तक नहीं, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का कंप्लीट अध्ययन हम लोग करते हैं बाल विकास के रूप में। गैलेस के अनुसार इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1928। याद कर लेंगे, HSRA है ना, उससे आप लोग इसे जोड़ के ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। HSRA फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। गैलेस की गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन से है 1928, 1930, 1935, 1940। आपने देखा होगा, हमने अभी कुछ क्वेश्चंस पहले हमने डिस्कस किया था कि 1930 से ही भारत में सबसे पहले सीरियसली बाल मनोविज्ञान को पढ़ा जाने लगा ना, इसको देखा जाने लगा। ठीक है, उसे सब याद रख लेंगे। गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ गांधी जी ने गाइड किया था 1930 में ही नमक आंदोलन के लिए, और वही नमक आंदोलन बाद में झारखंड में भी आता है, और झारखंड में 50 जगहों पर 200 से अधिक लोग इसमें शामिल होते हैं, और झारखंड के लगभग हर जगह में, हर ज़िले में इस पर शामिल होकर इसे सफल बनाते हैं सांकेतिक रूप से। जीन पियाजे किस देश के थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड है ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के थे। धरती का स्वर्ग, एम आई राइट? जीन पियाजे ने बाल मनोविज्ञान पर लगभग कितनी पुस्तकों की रचना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12, 22, 32, 42 ना, जितने हमारे दांत हैं उतने इन्होंने बुक लिखे थे। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, फोनेट्रिक्स आपको याद करवाने से मतलब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, इस बुक के लेखक कौन हैं? गैसेल, जीन पियाजे, हरलोग और स्टेनले हॉल। तो जीन पियाजे साहब ने जो कुल 32 बुक्स लिखे थे, 32 बुक्स लिखे थे, उन बुक्स में से एक ये भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड जो जीन पियाजे का लिखा हुआ बुक है, ये बुक कब लिखा गया था? 1920, 1926, 1930, 1932। इसका सही जवाब 1926 है ना। इससे कोई ट्रिक जो आपको मैं याद करा पाऊँ? हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग कमीशन। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या फिर झारखंड के किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो हिल्टन यंग आयोग आपको अच्छे से याद होगा ना, 1926 में ही बना था। चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, इस जो बुक है इसके लेखक कौन है? जीन पियाजे, गैसेल, टाइडमैन और प्लेटो। तो पियाजे साहब ने जो टोटल 32 बुक्स लिखे हैं, उन बुक्स में भी एक ये है। चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ये बुक कब लिखी गई थी? ये बुक लिखी गई थी 1920 में। असहयोग, याद हो गया? असहयोग है ना, असहयोग आंदोलन के समय। मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड बुक जीन पियाजे साहब ने लिखा है। 32 टोटल बुक्स में से एक, ये कब लिखा गया था? 1920 में, वही भारत छोड़ो सहयोग के टाइम। माइंड ऑफ द चाइल्ड बुक के राइटर कौन है? प्रेयर, विलियम हेली, जीन पियाजे और गैसेल। तो इसके राइटर हैं प्रेयर ना, प्रेयर। बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं, बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं, माइंड, बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं, और स्कूल में सुबह जाके क्या करते हैं? तो प्रेयर करते हैं। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे माइंड के सच्चे, स्कूल में सुबह जाते हैं और प्रेयर करते हैं। इतनी कहानी से आई थिंक आपको ये चीज़ याद हो चुका होगा अभी तक। प्रेयर ने किसका अध्ययन किया था? नवजात पुत्र की सहज क्रियाओं के विकास एवं अनुभव का,
किशोरों की वृद्धि का, शिक्षकों के व्यवहार का, या वृद्धों के विकास का। तो जहाँ भी हम लोग चाइल्ड पेडागोजी में है तो यहाँ पे वृद्ध आएंगे नहीं ना, यहाँ तो वृद्ध आएंगे ही नहीं। तो ये अगर मैं बात करूँ प्रेयर की, या फिर किसी के भी, प्रेयर ही नहीं, कोई भी जो रिसर्चर होगा उन्होंने वृद्ध के बारे में चर्चा नहीं की होगी। हम लोग क्यों? क्योंकि हम लोग सीडीपी पढ़ रहे हैं ना, हम लोग चाइल्ड पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो वृद्ध वाला ऑप्शन इजीली हटा सकते हैं। और शिक्षक को भी हटा सकते हैं ना, हम लोग बच्चों के बारे में जानते हैं, शिक्षक के बारे में नहीं जानते हैं ना। हाँ, तो 2 ऑप्शन यहाँ से इजीली हट गए। बाकी किशोर एक ऑप्शन बचा, एक बचा ऑप्शन नवजात पुत्र। तो यहाँ पे अगर आप बिल्कुल नहीं जान रहे थे तो आपको यहाँ पे क्या करना था, आपको यहाँ पे लंबा ऑप्शन वाला ट्रिक यूज करना था, वो आपका इजीली सही हो जाता ना। माइंड ऑफ द चाइल्ड मुख्यतः किस अध्ययन से संबंधित थे? बालक के मन। इसमें रटने वाले क्या बात है ना, जो हिंदी में लिखा है इंग्लिश में लिखा है उसी को हिंदी में कर देना है। बालक के अनुचित व्यवहार के निदान के लिए विलियम हेली ने प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक कब खोला था? 1887, 1893, 1909 और 1928। 1909। इसे आप लोग याद कैसे करेंगे? 1909 में भारत एक ऐसा साल रहा जब सबसे पहले सांप्रदायिक रूप से वोट देने का अधिकार, है ना, आपने देखा होगा, शुरू किया गया। किसके द्वारा? मार्ले मिंटो, है ना। तो मार्ले मिंटो से जोड़ के 1909 इसे आप लोग आंसर कर सकते हैं। अनुचित, समझ गए? अनुचित। तो मार्ले मिंटो ने जो शुरू किया 1909 में कि मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया जाए, उनके अलग वोटर हों, तो ये क्या काम था? ये था अनुचित। ये कोई भी देश जो लोकतंत्र हो, तो एक लोकतंत्र देश होने के नाते ये एक अनुचित काम है ना, तो इजीली उसे आप लोग याद कर सकते हैं। 1909 मार्ले मिंटो ने 1909 में एक अनुचित काम किया था। यहीं से शुरुआत होती है भारत में कम्प्लीटली हिंदू मुस्लिम वाली थ्योरी, जो आज तक जारी है। आगे बढ़ेंगे। विलियम हेली ने प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक कहाँ खोला था? ऑप्शन हैं शिकागो, न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन। शिकागो का 12 सितंबर 1893, 1893, उस दिन जो शिकागो का जो धर्म सम्मेलन हुआ, वहाँ पे हमारे विवेकानंद जी गए। ये कहानी आई थी, आपको अच्छे से याद होगी ना। शिकागो उससे भी इसे आप लोग जोड़ के याद कर सकते हैं। बाल निर्देशन क्लिनिक का उद्देश्य क्या था? बालक के अनुचित व्यवहार का निदान, केवल शारीरिक वृद्धि, केवल परीक्षा लेना, केवल, है ना। बाकी केवल ऑप्शन से इसे इजीली आप हटा भी सकते हैं। और अगर आप कॉमन सेंस का यूज करें आप, तो जहाँ पे कोई बाल निर्देशन क्लिनिक बने तो उसका सिंपल मतलब होगा ना कि बच्चे जो अनुचित व्यवहार कर रहे हैं उसे कैसे ठीक किया जाए ना। हाँ, वैसे ऑप्शंस को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही करेंगे एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करना रहता है। ऐसे इजी क्वेश्चंस को आप लोग गलत करेंगे तो वहीं से आप रिजल्ट से बाहर होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएंगे। बेसिक क्वेश्चंस कोई गलत नहीं करता है। बाल निर्देशन क्लिनिक की सेवा बाद में किस रूप में परिवर्तित हो गई थी? विद्यालयों में करियर के रूप में, अस्पताल के रूप में, विश्वविद्यालय के रूप में, शोध संस्थान ना। तो इसे शोध हटा सकते हैं आप, विश्वविद्यालय को हटा सकते हैं ना। आप अगर आपको डाउट होगा भी तो किस रूप में होगा कि आपने देखा कि वो जो बच्चे जो मेंटल रूप से थोड़े कमज़ोर थे उनको ले जाया गया तो उसे अस्पताल बना दिया गया होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा जा सकते थे, लेकिन फाइनली आते लोग कहाँ पे हैं? फाइनली आते क्या? हाँ, सीडीपी आता कहाँ है? तो फाइनली सीडीपी आगे शुरू होता है बच्चों से और ख़त्म हो जाता है विद्यालय में ना। तो विद्यालय में ही तो इसे लाया जाएगा ना। तो विद्यालय में करियर के रूप में इसे बाद में इसे अपडेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम बाल गृह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1887 में सबसे पहले बाल गृह की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे। प्रथम बाल गृह कहाँ बनी थी? तो न्यूयॉर्क, है ना, NYC, न्यूयॉर्क सिटी, USA, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम बाल गृह की स्थापना का उद्देश्य क्या था? बच्चों के लिए बाल गृह बनाई जाएगी, उसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो बाल अपराधियों को सुधारना,
या बालकों को उच्च शिक्षा देना, या बच्चों को रोजगार देना, या बालकों की चिकित्सा करना ना। तो यहाँ पे अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो कहाँ पे हो रहा होगा ना, बात बच्चों को उच्च शिक्षा इसे तो आप लोग इजीली हटा देंगे, जहाँ तक मुझे विश्वास है। बच्चों को रोजगार देना है, बच्चों को रोजगार करवाना भी नहीं है ना, ये तो कानूनी अपराध है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 24 है ना, 24 ये कहता है कि 14 साल से कम बच्चों का से आपको व्यावसायिक काम नहीं करवाना है, पैसा कमाने वाला काम नहीं करवाना है। हाँ, लेकिन अगर बच्चे अगर कला का क्षेत्र में आगे जा रहे हो तो उसे आप बढ़ावा दे सकते हैं ना। कला जो है मजदूरी नहीं है, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ये सब मजदूरी नहीं है, ये सब कला है, आर्ट है। आर्ट को आगे बढ़ाना है और मजदूरी को नहीं करवाना है, राइट। हाँ, तो बाल आपराधिक सुधारना एक ऑप्शन बचा जो आप जहाँ पे जा सकते हैं। एक ऑप्शन बचा बालकों की चिकित्सा करना ना, तो चिकित्सा करना यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाल गृह है ना बनाई जा रही है, तो बच्चों को सुधारने के लिए ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी 77 क्वेश्चंस में पहुँच चुके हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सेशन है आपको अच्छा लग रहा होगा। ऐसे आप लोग शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, ये बुक किसने लिखा है? ये जो बुक है वो किससे संबंधित है? बालक के अध्ययन की पहली पत्रिका प्रकाशन से, या किशोरावस्था से, या वृद्धावस्था से? वृद्धावस्था को हटा ही देंगे आप, शिक्षक प्रशिक्षण हटा ही देंगे आप ना, किशोरावस्था नहीं। तो बच्चों के जो पहली पत्रिका थी वो यही थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? स्टेनले हॉल, पियाजे, गैसेल और प्रेयर। तो सबसे पहले इसे स्टेनले हॉल साहब ने इसे प्रकाशित किया था, याद रखेंगे, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो हमने अभी देखा। बाल विकास के अध्ययन में किसका निरीक्षण महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों, केवल शारीरिक नहीं, केवल सामाजिक नहीं, केवल मानसिक नहीं। केवल वाला ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80 में पहुँचेंगे तो क्वेश्चन आपको ये दिखेगा कि विकास में अभिवृद्धि का क्या संबंध है। अभिवृद्धि और विकास का क्या संबंध है? तो विकास अभिवृद्धि से संबंधित है, बिल्कुल। दोनों पूर्णतः अलग है, नहीं, ये गलत है। अभिवृद्धि विकास का कोई भाग नहीं है, ये भी गलत है। और विकास केवल मानसिक होता है, नहीं। अभिवृद्धि क्या है? विकास का ही एक पार्ट है। अभिवृद्धि और विकास दोनों 100% सेम नहीं है, या फिर दोनों 100% अलग भी नहीं है ना। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि अभिवृद्धि क्या है? विकास का ही एक पार्ट है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, अभिवृद्धि केवल गुणात्मक परिवर्तन है, विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है, अभिवृद्धि शरीर के भाग और आकार में वृद्धि से संबंधित है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, विकास का गर्भावस्था से कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे क्या लगा कि ये नेगेटिव की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पे केवल वर्ड आ गया, यहाँ पे केवल वर्ड आ गया ना, तो बाकी जो बचेगा वो आपका आंसर रहेगा। ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। और बाकी आप एक टीचर हैं, टीचर बनने वाले हैं, तो बेटर इस चीज़ को समझ पाएंगे ना कि वृद्धि क्या है? शरीर के भार और आकार से संबंधित, दोनों संबंधित है। सिर्फ वजन ना बढ़े बल्कि मानसिक विकास भी हो, यही विकास है, सिंपल। निम्न में से विकास की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी है? यह केवल शारीरिक नहीं ना। अगर केवल शारीरिक बोलेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग अभिवृद्धि बोल देंगे, सिंपल अभिवृद्धि बोल देंगे, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। यह केवल वजन नहीं ना, तो सिंपल यही नहीं है। दोनों एक तरह के हो गए, तो ये दोनों नहीं होंगे आप आंसर्स। यह शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। मतलब हर पहलू, विकास का मतलब ही क्या है? हर पहलू में आगे बढ़ने का ही नाम विकास है। केवल शरीर का वजन या लंबाई या बॉडी विकास हो जाना नहीं ना। शरीर के भार और आकार में वृद्धि को क्या कहा जाता है? विकास अभिवृद्धि है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। शरीर का भार बढ़े सिर्फ, वो अभिवृद्धि है, ये विकास नहीं है। विकास हो भी नहीं सकता है। विकास का मतलब कंप्लीट पैकेज। अभिवृद्धि को कैसे हम लोग माप सकते हैं? ऑप्शन है,
नापा या तोला जा सकता है, सही है। केवल देखा जा सकता है, केवल अनुभव, केवल नहीं ना, केवल केवल ऐसे भी नहीं होगा। तो अभिवृद्धि क्या है, इसे हम लोग नाप और तोल सकते हैं, क्योंकि ये शारीरिक विकास है, मानसिक विकास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, विकास में किन परिवर्तनों की श्रृंखला शामिल होती है? ऑप्शन है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, और उपयोग सभी ना। तो विकास में क्या होता है, जहाँ भी सभी की बात हो वही तो विकास है। जहाँ पे सिर्फ शरीर बढ़ने की बात होगी वो होगी अभिवृद्धि, और जहाँ पे सभी तरह से विकास की बात, सभी तरह से आगे बढ़ने की बात होगी वही है आपका विकास। 86 है, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? असतत, कभी घटे, मतलब कभी बढ़े कभी घटे, कभी बढ़े कभी घटे, ऐसा नहीं, या फिर सतत, या केवल शारीरिक केवल मानसिक ना। तो विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। सतत यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और सभी क्षेत्रों में होने वाली वृद्धि ही विकास है। अभिवृद्धि मुख्यतः किस प्रकार को दर्शाती है? मात्रात्मक, गुणात्मक, सामाजिक या भावनात्मक? तो ये मात्रात्मक को दिखाता है। कैसे? क्योंकि ये हमारे शरीर की वृद्धि को दिखा रहा है। शरीर, याद रखेंगे, शरीर में, मन नहीं बोल रहा हूँ, या फिर मानसिक विकास नहीं बोल रहा हूँ ना। तो यहाँ पे आपके शरीर की जो वृद्धि हो रही है, शरीर की वृद्धि कैसे होगी? लंबाई में वृद्धि, तो आपका वजन बढ़ना, तो आपका शरीर का छोटा या बड़ा होना, ये सब क्या, ये सब अभिवृद्धि है। तो इसे हम लोग इजीली, इसे हम लोग क्या है, तो ये मात्रा है, ये मात्रात्मक है ना। इसे हम लोग इजीली, इसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं, हम लोग इसे माप सकते हैं। इसलिए ये एक मात्रात्मक वृद्धि है, ना कि गुणात्मक। जो विकास है वो आपका गुणात्मक वृद्धि है। हाँ, आगे है, विकास में किस प्रकार? तो विकास में मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। अभिवृद्धि सिर्फ मात्रात्मक, और विकास जो होगा वो मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा। क्यों? क्योंकि विकास में अभिवृद्धि ऑलरेडी समाई हुई है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों वृद्धि हो, उसी को ही तो विकास कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ मानी जाती है? ऑप्शन है जन्म से, विद्यालय आने के बाद से, या फिर गर्भाधान के समय से। बच्चा जो है वो माँ के कोख से ही सीखना शुरू करता है ना। बच्चा माँ के कोख से ही सीखना शुरू करता है। इसलिए विकास कब शुरू होता है? तो गर्भाधान के समय से ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव विकास का प्रारंभिक काल क्या है? किशोरावस्था, या बाल विकास, प्रौढ़ावस्था, या वृद्धावस्था ना। तो बाल विकास, बचपन से ही बच्चा आदमी जो है विकास करता है। मानव विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में, या अर्थशास्त्र में होगा नहीं, इतिहास में होगा नहीं, राजनीतिक विज्ञान में होगा नहीं ना। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में हम लोग बच्चों के सभी विकास का हम लोग अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस कथन में अभिवृद्धि और विकास का सही अंतर है? अभिवृद्धि आकार या भार की वृद्धि है, और विकास व्यापक गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन है। ये सही लग रहा है ना? बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अभिवृद्धि केवल मानसिक है, विकास केवल शारीरिक। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बेटर से, अच्छे से इसे एक्सप्लेन करता है। किसका संबंध मुख्यतः शरीर और उसके अंगों के आकार या भार से है? दोनों से है। अभिवृद्धि, हाँ, तो अभिवृद्धि क्या, शरीर का आकार बढ़ेगा, वही तो अभिवृद्धि है। शरीर बढ़ा, दिमाग नहीं, ये अभिवृद्धि है। दोनों बढ़ा, ये विकास है। बाल विकास में सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? बाल विकास में सामाजिक परिवर्तन क्या होता है ना? केवल लंबाई बढ़ना, या केवल वजन बढ़ना, या फिर हड्डियों का आकार बढ़ना? नहीं ना। सामाजिक विकास मतलब होता है हर तरह से, हर एस्पेक्ट में आपका आगे है ना। तो दूसरों के साथ बेहतर समायोजन करना, समाज के साथ घुलना ही क्या है, सामाजिक परिवर्तन है। दूसरा मतलब क्या, आपका समाज ही आपका दूसरा है। आगे देखेंगे, बाल विकास में संवेगात्मक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन हैं भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना, लंबाई बढ़ना, शारीरिक भार बढ़ना, या वजन बढ़ना। नहीं, तो भावनाओं के नियंत्रण का विकास करना ही क्या है, संवेगात्मक परिवर्तन है। आगे जब बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 96, जहाँ पे क्वेश्चन है
कि बाल विकास में मानसिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। ऑप्शन है तर्क और समझ में वृद्धि, है ना, तो तर्क और समझ में वृद्धि होगी, वही आपका मानसिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 97, बाल विकास को समझने के लिए किसके प्रभाव का अध्ययन आवश्यक है। वातावरण, केवल पाठ्यपुस्तक, केवल परीक्षा। केवल वाले से तो ऐसे भी आप सीख चुके हैं कि जहाँ भी केवल मिले वो आपका आंसर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 98, और आई थिंक ये हमारे आज का ये आखिरी क्वेश्चन है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। बाल विकास और अधिगम से के संबंध में विकास को किस रूप में समझना चाहिए। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और अधिकतर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में होंगे ऐसे ही होंगे, इसी टाइप के होंगे। ऑप्शन नंबर ए है अधिगम को प्रभावित करने वाली व्यापक प्रक्रिया के रूप में। ऑप्शन नंबर बी है अधिगम से पूरी तरह से अलग प्रक्रिया के रूप में, या केवल शारीरिक वृद्धि के रूप में, केवल परीक्षा की तैयारी के रूप में ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, और आगे भी मैं ऐसी क्लासेस कंटिन्यू करूँगा। बस आपका मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जिनके पास भी ये वीडियो पहली बार जाए, आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक करते हुए इसे शेयर कीजिएगा। जितने भी लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं झारखंड में, वो 1 to 5 और 6 to 8 सभी तक वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट के, सिर्फ सीडीपी नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जेटेट एग्ज़ाम होने से पहले, एग्ज़ाम आई थिंक सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। मीन्स आपके पास अभी बहुत टाइम नहीं बचा हुआ, आपके पास 40-45 दिन का लगभग टाइम बचा हुआ है ना। तो इस दिन में आप इस 40-45 दिन में आपको कंप्लीट तैयारी करनी है। तो सिर्फ सीडीपी नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट तैयारी करूँगा मैं जेटेट का यूट्यूब में ही और फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, और बहुत जल्द हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हुए दिखेंगे। सभी को जोहार, थैंक यू सो मच।